जैसे कल इस भाई साहब ने, आज इसने क्राइंग को वीपिंग लिखा, इट्स नॉट बैड, अच्छा है। वीपिंग और क्राइंग एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, लेकिन हमें ऑप्शंस में से ढूंढना है ना। पर मुझे समझ में आ गया कि हम बताना चाह रहे हैं, एक मन करता है तो ये एक अच्छा साइन है, इससे कोई नंबर थोड़ी मिल रहे हैं आपको, लेकिन एक अच्छा साइन है। मुझे जो भी आपका प्रयास होगा और सकारात्मक होगा, फिर आंसर सही हुआ या गलत हुआ उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वो प्रयास दिखना चाहिए, बस वो मैटर करता है मेरे लिए। मैं मास्टर जी थोड़ा अलग किस्म का हूँ, वैसे तो मैं मास्टर जी नहीं हूँ, ऑलराइट, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ तो चलती रहेंगी। अब नेक्स्ट लेवल पे जाना है। नेक्स्ट लेवल पे क्या करेंगे हम? हिंदी बोलते रहो और बीच बीच में शब्दों को, इंग्लिश वाले शब्दों को उन सेंटेंसेस में जोड़ना शुरू करो, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि चल यार शाम हो रही है, बहुत दिनों से शरीर खराब हो रहा है, चल थोड़ा सा रन करके आते हैं। तो जितना आसानी से दौड़ आपके दिमाग में आता है, उतनी ही आसानी से रन आना चाहिए, ताकि आपके मुंह से वो सहजता से निकले। उसी को हम एक्टिव वोकैबुलरी कह रहे हैं। हमें उन शब्दों को जिनका मतलब भी आपको पता है, उनको हमें प्रयोग करने में सहजता महसूस होनी चाहिए। तो अब आप क्या कोशिश करना शुरू करेंगे अब से, कि आप उन शब्दों को हिंदी बोलते बोलते बीच में एक हिंदी के शब्द का इंग्लिश में उसका जो मतलब है उसे बोलना शुरू करें, ठीक है। तो हालात ऐसे हो जाएंगे जैसे थैंक यू वाले। आप लोग भी थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद नहीं कहते, शुक्रिया नहीं कहते, कुछ कहते होंगे, लेकिन थैंक यू हमारे मुंह से बड़े आराम से निकल जाता है, राइट। गुड मॉर्निंग हमारे मुंह से आराम से निकल जाता है, क्योंकि उसकी इतनी बार मुंह से निकल चुका, उसे सोचना नहीं पड़ता कि सुप्रभात को क्या कहते होंगे। गुड मॉर्निंग को हिंदी में क्या कहते हैं, ये सोचने की जरूरत पड़ती है। क्या कहते हैं गुड मॉर्निंग को? कौन कहता है तुम में से सुप्रभात? मतलब अब एक लेवल अप। आप हिंदी में बात करते करते बीच में एक वर्ड और फिर धीरे धीरे एक फ्रेज, जैसे चल यार लेट्स गो, कुछ घूम के आते हैं, लेट्स गो एक फ्रेज है, ठीक है। लेट भी है उसमें, अस भी है, लेट अस गो है वो पूरी चीज, लेट अस गो एंड कुछ बाजार में घूम के आते हैं, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं, पर हम इसको कह देते हैं लेट्स गो। पूरी बात समझो, ठीक है। असल में हम कहना चाह रहे हैं कि चलो आओ हम सब मिलके चलते हैं, और उसको बोलते कैसे हैं, लेट अस गो ना कह के लेट्स गो कह देते हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरीके के फ्रेजेस को आप यूज करें, और मन ही मन जब भी देखो, आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको चम्मच से कोई बात बताऊं और वो हमेशा के लिए आपके व्यवहार में आ जाए। हो सकता है दिमाग में रह जाए हमेशा के लिए, लेकिन व्यवहार में लाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और मैं आपको इतनी आपकी निजता का, आपकी जो प्रिवेसी, उसका इतना ध्यान रख रहा हूं कि आपको ऐसी ऐसी बातें बता रहा हूं जो आप मन मन में कर सकते हो, अपने मन में कर सकते हो, जब तक आप दुनिया के सामने आने के लिए तैयार ना हो। धीरे हम फ्रेजेस को यूज करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे सेंटेंसेस को, पूरी बात हिंदी में बातचीत करते हुए बीच में एक सेंटेंस हम इंग्लिश का बोलने की कोशिश करेंगे। ये हमारी आदत बन जानी चाहिए। अगर आदत बन गई ना आपकी, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना बहुत आसान हो जाएगा। सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे ना, एकदम बहुत सारी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। बात समझ में आ रही है बेटा? अब यहां पर सेंटेंस की बात आई है, तो जरा मुझे कोई बताएगा सेंटेंस क्या होता है, या हिंदी में बता दो वाक्य किसको कहते हैं? शब्दों को जोड़ना। शब्दों को जोड़ना तो उसको तो वो संधि कहते हैं ना, संधि और संधि विच्छेद, वो तो शब्दों को जोड़ना। वाक्य को हम कैसे परिभाषित करेंगे? वाक्य एक शब्दों का समूह है, ऐसे समझें आप, शब्दों का समूह है जो खास तरीके से हमने अरेंज किया हुआ है ताकि कोई मैसेज, मीनिंगफुल मैसेज निकल सके। यही इसका अर्थ है, शब्दों को एक खास तरीके से अरेंज करना ताकि एक मैसेज स्पष्ट हो सके, एक संदेश स्पष्ट हो सके, उसका कोई मतलब निकल सके। फॉर एग्जाम्पल, गुड बॉय एम आई, ये शब्दों का समूह तो है, लेकिन सेंटेंस नहीं बन पाया क्योंकि हमने इन शब्दों को ऐसा अरेंज नहीं करा कि जिससे कोई भाव या कोई संदेश हमें समझ में आए। इन्हीं शब्दों को अगर रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख दूं, आई एम, आ भी लिख दो यार,
अ गुड बॉय। तुम दोनों नाराज तो नहीं हो गई? गर्ल लिख दो, लड़कियां भी अच्छी होती हैं। सेंटेंस समझ में आ गया? अब यहीं पे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक एक शब्द को अगर हमसे कोई पूछे कि इसका इंग्लिश में मतलब बता, तो हमें ज़्यादा देर नहीं लगती है उसको इंग्लिश के, और जितनी वोकैबुलरी आपके पास है ना उतनी बहुत है शुरुआत करने के लिए बच्चों, उतनी बहुत है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। मैं खाता हूं, आई ईट। ईट नहीं पता क्या आपको? आई नहीं पता क्या आपको? तो अगर हमें सेंटेंसेस बनाने ही होंगे तो हम सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं, अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो आप मान लीजिए कि जितनी वोकैबुलरी आपके पास है, एक्टिव में है या पैसिव में है। पैसिव वोकैबुलरी वो है जिन शब्दों को हम जानते तो हैं लेकिन उनको यूज़ करना नहीं जानते। एक्टिव वो होती है जिन शब्दों को पहचानते हैं, उनका मतलब भी जानते हैं और उनको यूज़ करना भी जानते हैं। यही तो है ना फ़र्क। तो आपकी जितनी भी वोकैबुलरी है, एक्टिव हो या पैसिव हो, उनसे आपका काम चल जाएगा, हमारा संदेश हो जाएगा। ठीक है। पर प्रॉब्लम यह है कि वो जब सेंटेंस को फ्रेम करना पड़ता है, यानी कि उन शब्दों को अरेंज करना पड़ता है, तब आएगी ग्रामर, तब आएंगे टेंसेस। बात समझ में आ रही है? और यहां हम जाते हैं अटक, क्योंकि बहुत सारे टेंसेस हैं, मेरे ख्याल से 4 या 12 तो टेंसेस ही हैं, उनके अलग अलग 2-2, 3-3 रूल्स भी होंगे, है ना? यहां शुरू हो जाती है प्रॉब्लम। तो शुरुआत में मैं आपको 3 एक्टिविटी बता रहा हूं, एक के बाद एक, और आपको वो करनी होगी। और करते हुए जरा अच्छा महसूस करना, ऐसा महसूस करना कि हॉलीवुड का कोई स्टार बोल रहा है कैमरे के सामने। पूरे अंदाज के साथ बोलना, मतलब मन मन में सोचना ही सही, लेकिन खुश होना कि हम ये कर रहे हैं एक्चुअली। ऑलराइट। और एक दिन आप कर पाएंगे। अभी ये मत देखो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक कितनी हो रही है या टेंसेस हमें कितने आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ इस बात को देखो कि हमें डर लगना बंद हो, और जब सिचुएशन कॉल करे तो हम परफॉर्म करें। और ये इंग्लिश या पब्लिक स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश, इसके लिए ये 3 शब्द याद रखना बेटा। प्रिपेयर, ये आपके कोर्स में है भाई। प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, तीनों शब्द पी से शुरू हो रहे हैं। पी। इसको ट्रिपल पी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग भी कहते हैं, ट्रिपल पी ऑफ स्पोकन इंग्लिश भी कहते हैं। आपको ये तीनों चीजें करनी होंगी। सबसे पहले अपने आप को तैयार करें, प्रिपेयर करें, मेंटली, मानसिक तौर पे तैयार करें कि मैं बोलना शुरू करूंगा। उसको लिखें क्या बोल रहा हूं, उसको एडिट करें क्या बोलना है और क्या हटा देना है। सकारात्मक बातें बोलनी चाहिए ना, जो मेरे ऑडियंस को पसंद आए वो बोलना चाहिए ना मुझे, तभी तो इंप्रेसिव होगा, वो इफेक्टिव होगा। उसके बाद प्रैक्टिस करें, जो आपने एडिट वेडिट करके ये फाइनली मैं बोलने वाला हूं, आप उसे प्रैक्टिस करें, मन ही मन प्रैक्टिस करें, शीशे के सामने प्रैक्टिस करें, अलग अलग अपनी भाव भंगिमा, जो जिसको हम फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करें। समझ में आ रही है मेरी बात? और लास्ट में जाके वो वक्त आता है जब आप परफॉर्म करेंगे स्टेज पे जाके। शॉर्ट रखना शुरुआत में, 2-3 मिनट का रखना, और धीरे 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 इस आदत को अपनी बढ़ाते। भैया अब हमारा जो मेन प्रॉब्लम रह गई है वो ये है कि सेंटेंसेस को फ्रेम करने में हमें बड़ी दिक्कत आती है। हिंदी में नहीं आती? हिंदी में आती है क्या? कोई आपसे पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, अपने गांव का नाम बता दोगे? मैं XYZ गांव में रहता हूं, हैं? अच्छा एक चीज ये बताओ, मैं XYZ गांव में रहता हूं, या मैं XYZ गांव में रह रहा हूं? दोनों वर्तमान में है, दोनों सेंटेंस वर्तमान में है या नहीं है? मैं रहता हूं या मैं रह रहा हूं? आपको इन दोनों के बीच में कुछ फर्क नजर आ रहा है? क्या फर्क आ रहा है नजर? दोनों हैं तो लगभग एक ही जैसी बात, आप, लेकिन इनके इस संदेश में थोड़ा सा फर्क है। वो क्या फर्क है, जरा कोई बता सकता है मुझे? इसको मैं इंग्लिश में अगर लिखूं, आई लिव इन XYZ विलेज, या आई एम लिविंग इन XYZ विलेज, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या भाव में क्या फर्क आ रहा है?
ये जो है ना, आई लिव इन एक्स वाई जेड, या मैं रहता हूं, ता है ती है, जो अब समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं। जब भी हम इस तरीके से कोई वाक्य को बनाते हैं तो ये हमारी एक नॉर्मल सी प्रेजेंट टेंस में हमारी स्थिति का वर्णन है, हमारी रूटीन का वर्णन है, हमारे किसी हैबिट का वर्णन है जो हम करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। इसका भाव ये निकल के आता है, रह रहा हूं कि अभी मैं वहां रह रहा हूं, पता नहीं पहले वहां रहता था या नहीं रहता था, पता नहीं आगे वहां हो सकता किराए पे मेरी जॉब वहां लग गई हो इसलिए मैं इस गांव में रह रहा हूं। आप दूसरे शहर में जाओगे, राह से पूछा कोई कि कहाँ रहते हो, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मैं यहाँ रहता हूँ, आप ये कहोगे मैं वहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि वो आपका टेम्परेरी वो है। और प्रेजेंट टेंस में आप वहाँ अब भी रह रहे हैं, रह तो इसमें भी ऐसे ही लग रहा है कि रह रहे हैं, लेकिन ये आपका एक रूटीन बता रहा है। बात समझ में आ रही है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पहले हमें प्रेजेंट टेंस को समझना होगा। प्रेजेंट टेंस 4 तरीके के हैं, वो पता है कौन कौन से हैं? याद है आप लोगों को? अच्छा बताइए, ये समझ में आ गई बात? वर्तमान में रहते हुए भी हमें सेंटेंसेस को अलग अलग भाव में बताना पड़ता है ताकि उसका करेक्ट मैसेज सामने वाले तक पहुंच जाए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? कहने को आप इसकी जगह ये कह दो वो तब भी समझा जाएगा, इसकी जगह ये कह दो ये भी समझा जाएगा, लेकिन यही तो कन्फ्यूजन हो रहा है हमें यही तो कन्फ्यूजन होता है कि प्रेजेंट टेंस में बात करनी है, आईएनजी लगाऊं या एस और ईएस लगाऊं वर्ब के बाद, इज लगाऊं, एम लगाऊं, वॉज लगाऊं, वर लगाऊं, यही तो फंस जा रहे हैं हम लोग। तो अभी पास्ट और फ्यूचर को भूल जाओ, सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करो और उसी में सेंटेंसेस फ्रेम करो। ज्यादातर आपको बातें जो करनी पड़ती हैं वो वर्तमान की करनी पड़ती हैं। तो पहले वर्तमान को अपने कब्जे में ले लो। जिस दिन वर्तमान हमारे कब्जे में आ गया ना, तो भूतकाल और भविष्यकाल दोनों कब्जे में आ जाएंगे। पूछो कैसे? पूछो कैसे? इसके अंदर एक बहुत बड़ी फिलॉसफी छुपी हुई है। तुमने कई बार सुना होगा, वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान में जीना सीखो। अगर तुमने वर्तमान में जीना सीख लिया तो भूतकाल में करी हुई गलतियों को भी आप आज ठीक कर सकते हो और आने वाले भविष्य को भी आप अपने बेहतर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम किसको कब्जे में लेंगे भाई? प्रेजेंट को कब्जे में लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओह, पता नहीं मैं आपको इंग्लिश पढ़ा हूं या फिलॉसफी पढ़ा रहा हूं, पर जैसा मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ आइसोलेशन में काम नहीं करती। ये सारी चीज़ें इसलिए सिखानी पड़ती हैं आप लोगों को ताकि एक संपूर्णता में बात समझ में आए। उसके बाद फ़ायदा क्या होता है, जब आप एक नज़रिया लेके आगे बढ़ जाते हैं तो मुझे दिक्कत होती है। जब इतनी सारी चीज़ें आपको सिखाई, हर तरीके की बातें आपके दिमाग में पहुँच रही हैं, कानों में पहुँच रही हैं, उसके बाद भी हम वो सारी चीज़ें जानते हुए भी भाग पड़ते हैं भीड़ के पीछे, एक नज़रिया लेके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो आपका विकास कहाँ हो रहा है? आप तो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भी हो चौड़े में आ जाओ, खुल के आ जाओ सामने, तब होगा विकास। ठीक है, 2-4 बार पत्थर भी लगेंगे तभी होगा विकास। मूर्ति बनते हुए तराशा जाता है बेटा, तो तराशने के लिए सामने तो आओ, छुपे रहोगे तो कैसे तराशा जाएगा आप लोग। ओके, तो साहब प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। यहाँ पे एसी लगवाना पड़ेगा क्या? पैसे आ जाएं, अभी तो एडमिशन तो हो जाने तो। प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस 4 तरीके के होते हैं भाई हमारे पास, क्योंकि ये 1 2 3 4 लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले आसान वाला काम कर देता हूँ। प्रेजेंट यहाँ लिखा ही हुआ है, यानी कि पिताजी का नाम जो है वो तो यहाँ लिखा हुआ है, बच्चों का नाम लिख रहा हूँ। इसको सिंपल कहेंगे, सिंपल या इनडेफिनेट भी कहते हैं। दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आता है परफेक्ट और चौथा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हमने इन चारों चीजों को समझ लिया, और मजे की बात यह है चारों के चारों हैं वर्तमान के प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में हमें अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेम करने की आवश्यकता होती है, हमें सबको पता है ये बात। बस हमें उन क्वेश्चंस को समझना है और उस क्वेश्चन का जवाब, और मजे की बात, किसी भी क्वेश्चन का जवाब, अगर आप एक्सपर्ट हैं और खेल ना जानते हैं इंग्लिश में, तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप इन चारों टेंसेस में दे सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी खास क्वेश्चन का जवाब किसी खास टेंस में ही देना चाहिए, पर अगर हम इनको नियमों के हिसाब से देखें तो जिस टेंस में सवाल पूछा जाएगा आपको उसी टेंस में जवाब देना चाहिए। मैं अभी पास्ट और फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेजेंट टेंस के इन चारों की बात कर रहा हूं।
ठीक है। मान लीजिए कोई कहे व्हाट आर यू डूइंग, अब डू के आगे आईएनजी लगा हुआ है और वर्तमान काल की बात हो रही है, इस समय तुम क्या कर रहे हो ये पूछा जा रहा है, तो इस वक्त मैं क्या कर रहा हूं वो बताना पड़ेगा, तो वर्ब के साथ आईएनजी वाला ही सेंटेंस आएगा और वो आएगा कंटिन्यूअस टेंस वाला। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप ऐसा नहीं है कि उसको आप इसमें नहीं दे सकते हैं इसका आंसर, वो नेक्स्ट स्टेज की बात हो जाएगी, अभी उसको छोड़ देते हैं। अभी हम सिंपल स्टेज की बात करते हैं। अब मान लीजिए बहुत सारे सवाल आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम स्कूल में कैसे जाते हो, इंस्टीट्यूट में कैसे जाते हो, साइकिल से जाते हो, बस से जाते हो, कैसे जाते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम क्या पहनते हो। जब इन सारे क्वेश्चंस को आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारी दिनचर्या के बारे में पूछा जा रहा है, आमतौर पे जो हमारा रूटीन है वो पूछा जा रहा है, जो हमारे लिए आजकल एक नॉर्मल गतिविधियां हैं हमारी वो पूछी जा रही हैं आजकल। ये नहीं पूछा जा रहा इस समय क्या करते हो, तुम क्या खा रहे हो, ये नहीं पूछा जा रहा, ये पूछा जा रहा है तुम क्या खाते हो। सकता है वो ये पूछना चाह रहा है कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो सकता है सवाल इस तरह, वो तो परिस्थिति बताएगी ना सवाल क्या आएगा। तो जब भी कोई हमारा रूटीन, हमारा कोई दिनचर्या, हमारी कोई हैबिट जो आजकल है, जरूरी नहीं है आजकल मतलब प्रेजेंट टेंस, जरूरी नहीं है कि इस समय में वो कर रहा हूं। समझ में आ गई बात? जब इस तरह का कोई भाव आएगा तो हम सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इसमें क्या होता है, जितने भी एक वचन हैं, जैसे ही, वह, तुम नहीं यू इसमें थोड़ा अलग हो जाता है, आई यू वी दे, ओके, आई वी यू और दे, क्योंकि यू हम तो तुम कह देते हैं और तुम सब भी कह देते हैं, वो सबको यू ही कहते हैं। यू विल सबमिट योर असाइनमेंट टुडे, तो मैंने सारी क्लास को कह दिया ना यू, और मैं एक लड़के को भी कह सकता हूं यू विल कम हेयर, दोनों में यू कह दिया ना, वो यू को प्लूरल मानते हैं, आप ऐसा मान के चलना, ठीक है। आई को भी वो प्लूरल जैसा ही मानते हैं, ठीक है, आई मतलब मैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप इनको, ओए सो मत, हाँ जा पानी पिया आराम से। 16 साल का जवान छोरा, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो आई वी यू दे के साथ आप क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या लगाएंगे भाई? बस वर्ब के भी फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म होती है वो लगाएंगे, ठीक है। प्लेड नहीं लगाएंगे, प्ले लगाएंगे, प्ले। समझ में आ रही है? क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, समझ में आ गई यहाँ पे बात? और ही, शी या किसी का नाम हो एक बंदे का, लेकिन अगर दो बंदे का नाम हो जाएगा, राम एंड श्याम, अगर राम एंड श्याम लिखा है तो वो बहुवचन बन गए, फिर आर लिखा या मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कुछ नहीं आएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे क्या कह रहा हूं, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। लेकिन अगर राम और श्याम लिखा हुआ है, आइदर राम और श्याम, या तो वो या वो, तो फिर एक रह गया, सिंगुलर रह गया। हमें समझना पड़ेगा कि हम एक वचन में रह के बात कर रहे हैं या बहुवचन में रह के बात कर रहे हैं। ये बाकी चीजें बाद में डिस्कस करते रहेंगे, अभी आप फिलहाल ये समझ लो मोटे मोटे तौर पर आई वी यू और जितने भी बहुवचन वाले शब्द आएंगे, जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है? चाइल्ड होता है एक वचन, चिल्ड्रन होते हैं बहुत सारे बच्चे, तो बहुवचन हो गया ना। जितने बहुवचन आएंगे उनके साथ आपको वर्ब लगा देना है बस, ठीक। और जितने एक वचन आएंगे, यहाँ पे किसी का नाम आ जाए सिंगुलर नाम, तो आप क्या करेंगे, यही वाला वर्ब लगा के इसके साथ प्लस एस या ई एस या ई डबल एस जो भी आपको लगाना हो वो यहाँ लगा देते हैं। ये बात समझ में आ गई? सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगेगा, प्लूरल के साथ खाली वर्ब लगेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और मजे की बात, ये वाला जो आपका रूल है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा कहीं और किसी और टेंस में इस्तेमाल नहीं होता, ना भूतकाल के, ना भविष्य काल के, ना प्रेजेंट काल के। ये वाला जो रूल है ये सिर्फ इसके लिए है। एस और ई एस
कभी और किसी टेंस में लगाने की आप सोचना, याद भी मत करना कि इसमें एस लगेगा या ईएस लगेगा। बात समझ में आ रही है? सिर्फ तब लगेगा जब आप अपनी कोई रूटीन की बात बताना चाह रहे हो, उस सेंटेंसेस में हम इन रूल्स का फॉलो करेंगे। और कभी कभी हम मना करना चाहते हैं, मना मतलब क्या आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो, तो आप अगर नहीं पढ़ते तो आप कहते हो कि मैं नहीं पढ़ता हूं, ता है ती है तो तब भी लग रहा है ना भाई इसमें। उस समय हम क्या करेंगे, आई वी यू दे के साथ, तो आई वी यू दे के साथ अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, नेगेटिव टेंस बनाना चाह रहे हैं, तो आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लूरल के साथ हमने खाली वर्ब लगाया था, यहां पर डू एक सपोर्टिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, तो इसको डज नहीं लिखा हमने, डू लिख दिया। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद हम लगा देंगे वर्ब। लेकिन अगर ही शी इट के साथ करना चाह रहे हो, ही शी इट या कोई नेम सिंगुलर के साथ करना चाह रहे हो, तो हम लगाएंगे डज नॉट। ई एस अब हमने डू में लगा दिया, डज नॉट। अब हमने क्योंकि एस और ई एस डू में लगा दिया, तो अब वर्ब के साथ नहीं लगेगा, खाली वर्ब लिखो। अब वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगे जैसे यहां लग रहा है, क्योंकि ये वाला एस और ई एस हमने डू के साथ लगा दिया है ना? सिंपल। बस ये चार आपको चीजें अभी के लिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि इसके बाद और कोई बात नहीं रही इसमें बताने के लिए, लेकिन अभी के लिए ये आप कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अभी इन सारी चीजों को छोड़ दो, क्योंकि एक दिन में सारा पढ़ाऊंगा तो मजा खराब हो जाएगा ना, भूल जाओगे। और वैसे भी आज तो फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन तो हम ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं, खेलना भी तो है ना। अंजू जी अब आप इन लोगों को थोड़ा सा खिलवा लेना, सोचना आप क्या खेलने वाले हैं हम लोग। ओके, सो अब आपको करना क्या है बच्चों? करना ये है, मैं आपको 3 एक्टिविटीज बता रहा हूं आज की क्लास में। अगले एक हफ्ते आपको करना क्या है, और ये आपको वीडियोस मिलती रहेंगी वोकैबुलरी वाली, और बाकी सारी एक्टिविटी आपको मिलती रहेंगी। आपको मजा आ रहा है वो करने में? अच्छा लग रहा है? गुड, करते रहो, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और हम सीख जाएंगे चीज़ों को। मस्ती मस्ती में करते हैं ना चीज़ों को। ओके, तो आपको पहले क्या करना है, हिंदी बोलते बोलते 1-2 शब्द बीच में डालना शुरू करें अपने संवाद में, कम्युनिकेशन में, संचार में। जब आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, घर में बात कर रहे हो, या बच्चों के साथ बात कर रहे हो, कहीं भी बात कर रहे हो, या मेरे से बात कर रहे हो, क्लास में बात कर रहे हो, आप कोशिश करो, उसके लिए थोड़ा सा सोचना भी पड़े, परवाह नहीं, क्योंकि पहले वो सोचना पड़ेगा और धीरे धीरे वो शब्द आपका अपना हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? नहीं, ऐसा ही होने वाला है ये। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक शब्द की जगह आप कुछ शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे सेंटेंसेस में, ठीक है? इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, और जो मैंने पहले भी बताया था, रन, इसके कितने सारे वेरिएंट हो सकते हैं इस शब्द के। रनिंग हो सकता है, डू नॉट रन हो सकता है, डज नॉट रन हो सकता है, रन फास्ट हो सकता है, फास्ट रनिंग हो सकता है, या रनिंग फास्टली हो सकता है। इन फ्रेजेस को अलग अलग तरीके से खेल के देखो इनको, और कोशिश करना इस क्लास में यूज करो तो, ताकि मैं उनको करेक्ट करता हुआ चलूं। करेक्ट यहां पर होंगे ना, हम बाहर जब सामने जाएंगे तो पहला शॉट हमारा यहां पर रिटेक नहीं होता बेटा, ये कोई फिल्म नहीं बन रही है, रिटेक नहीं होता यहां पर। ये सिंगल शॉट में आपको परफॉर्म करना पड़ता है, जिंदगी की बात कर रहा हूं। ये कोई फिल्म नहीं बन रही कि डायरेक्टर साहब ने कहा ये सीन बढ़िया नहीं आया, दोबारा रिटेक होगा, ये टेक 2, वो नहीं होता। तो जब हम परफॉर्म करेंगे तब रिटेक नहीं होगा। प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो आप कितनी भी गलतियां कर लो, यहां करना वो सारी बातें, ठीक है? और उसका अगला चरण है, हम पूरे सेंटेंसेस को पूरी हिंदी में बात कर रहे हैं, बीच में एक सेंटेंस हमने इंग्लिश का पेश कर दिया। दैट विल एनहेंस आवर कॉन्फिडेंस। असल बात कॉन्फिडेंस की है, बाकी वोकैबुलरी आपके पास है, टेंसेस का ज्ञान आप लोगों के पास है, ग्रामर आप लोगों ने पढ़ी हुई है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ऑलराइट, तो शुरुआत आप सिर्फ सिंपल इंडेफिनिट टेंस से करेंगे, और मैंने आपको परिस्थिति बता दी, आप क्या खाते हो, आप क्या खेलते हो, आप क्या करते हो, आप कहाँ पढ़ते हो, आप कहाँ रहते हो, आप क्या पहनते हो, आप क्या ता है ती है वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारी तरफ आएंगे, हम उनको इन 4 नियमों में रहते हुए उनके सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। अब ये सेंटेंसेस क्वेश्चन भी दिमाग में आएंगे। आप सोचो कि किसी ने मेरे से पूछ लिया वेयर डू यू लिव, तो शीशे में खड़े होकर आप कहें आई लिव इन दिस विलेज, और फ्लैट नहीं बोलना है आई लिव इन दिस विलेज, नो। आपकी पूरी बॉडी कम्युनिकेट करती है, वो आगे पढ़ेंगे कम्युनिकेशन में। हम सिर्फ जबान से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, हम पूरे शरीर से कम्युनिकेट करते हैं। आप कहें कैसे, मेरे हाथ तो नहीं बोल रहे,
आंखें बोलती हैं, गाने सुने हैं बहुत सारे, तुम्हारी आंखें भी बहुत सारी बातें करती हैं मेरे से। तो आंखें मिला के बात करोगे तब तो आंखें बातें करेंगी, आंखें बंद करके थोड़ी बातें हो जाएंगी। फिर आपको नहीं सर खामोशी भी बातें करती हैं। भाई वो फिल्मों से बाहर निकल जाओ, थोड़ा सा रियल जिंदगी में आ जाओ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपके पिताजी आपको ये कह रहे हैं कि बेटा आराम कर, ये किस परिस्थिति में कहेंगे ऐसी बात? हो सकता है आपको आपकी तबीयत खराब हो रही हो, आप कह रहे हैं बेटा आज आराम कर ले, डॉक्टर ने कहा है। और अगर पिताजी यही शब्दों को ऐसे कह रहे हो, बेटा आराम कर, इसका मतलब यह है कि अब तक तुम्हें उठ के काम कर देना चाहिए था, वो तुम अब भी सो रहे, और तुमने पिताजी को देख के एकदम उठने की कोशिश करी, वो कह रहे लेटा रहियो, अब ना उठ जाइए, मैं मारूंगा जूते रहे। समझ में आ रही है? शब्द वही हो सकते हैं लेकिन हमारी पूरी बॉडी संदेश को पहुंचाती है। समझ में आ गई बेटे बात? तो जब आप इन सेंटेंसेस को फ्रेम कर रहे हो तो एक बार में तैयार होना शुरू हो कि जब भी हम वो सेंटेंस हमारे मुंह से निकल रहा हो तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल करेक्ट हो रही हो। ठीक है ना? हमारा कॉन्फिडेंस हमारी बॉडी लैंग्वेज से झलक रहा हो। जब ये भी साथ साथ होना शुरू हो जाएगा तो आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से संदेश मिलना शुरू हो जाएगा कि उसको आपका ये बदलाव, ये परिवर्तन पसंद आ रहा है, वो चौंक रहा है। वही तो आपका रिकॉग्निशन होगा, आपका रिकॉग्निशन ही वो होगा, तभी तो आप इसको और ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। और जितना ज्यादा घी डालोगे उतना ज्यादा खाना स्वाद बनेगा। सुन रखा है नहीं सुन रखा? तुम बोलते क्यों नहीं हो यार? बोलते क्यों नहीं हो? गर्मी लग रही है क्या? कोल्ड ड्रिंक पियोगे अब? चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। आज के लिए बहुत है। थैंक यू वेरी मच।